आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं मुबशिर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो। आज है 6 जनवरी। हम आम तौर पे तारीख़ नहीं बताते, सिर्फ नाम बताते हैं, लेकिन मैं आज ज़ोर क्यों दे रहा हूं कि आज 6 जनवरी है। वजह उसकी ये है कि आज से 6 बरस पहले 2014 में खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हंगू में एक वाक़या हुआ। एक 15 साला बच्चा था, एतज़ाज़ हसन। उसने देखा कि उसके स्कूल की जानिब 2 ख़ुदकुश बमबार बढ़ रहे हैं। उनके हुलिये से, उनके चाल ढाल से वो समझ गया कि कोई गड़बड़ है। वो दौड़ के एक से लिपट गया और उसके बाद डेटोनेटर दब गया। वो दोनों दहशतगर्द भी मारे गए और एतज़ाज़ हसन भी शहीद हो गया। शहादतें तो पाकिस्तान में बहुत हुई हैं, 70,000 कोई कहता है, कोई 80,000, कोई 90,000, लेकिन हम उसमें से एतज़ाज़ हसन का ज़िक्र क्यों करते हैं और तकरीबन हर साल करते हैं? वो इसलिए कि अगर ये 15 साल का बच्चा ना होता तो उस दिन स्कूल की असम्बली में 700 बच्चे खड़े हुए थे। अगर ये दोनों खुदकुश उस असम्बली में घुस जाते तो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जो सानहा हुआ है उसको आप 4 से ज़रब दे बेशक। उस लिहाज से आज हम ज़रा हटके की जानिब से शहीद एतज़ाज़ हसन को उनकी 6ठी बरसी के मौके पे सलाम पेश करते हैं। एब्सोल्युटली। तो अब मौज़ूआत को तौसी दे दें थोड़ी, क्योंकि आज नेशनल असम्बली की जो डिफेंस की कमेटी है उसने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के जो तौसी के बिल है उसकी मंजूरी दे दी है यूनानिमसली, और फिर मंजूरी देती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैंने ये खबर आप लोगों से भी छुपा के रखी थी, क्योंकि एक्सक्लूसिव खबर थी, और मुझे नाज़रीन को बताने दीजिएगा, इसमें कोई वो नहीं कीजिएगा। अंदर गर्मा गर्म बहस, बात टूटते बच गई, क्योंकि अपोजिशन ने एन वक्त पे एक रुकन ने हाथ खड़ा किया। उसने कहा जी हम इस बिल को नहीं मानेंगे, और इसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ जो है ना वो नज़र आई हैं गलतियाँ। तो उन्होंने पूछा कौन सी गलती है? उन्होंने कहा जी ये 4थी लाइन में जो कॉमा लगा है ये नहीं होना चाहिए था, और आखिर में फुल स्टॉप नहीं लगा। अच्छा। तो हुकूमती रुकन ने कहा कि जी कॉमा तो लगा हुआ आया था, और फुल स्टॉप ऐसे मामलात में हम लगा नहीं सकते। तो फिर उनको भी समझ आई, उन्होंने कहा हाँ यार ये बात अगर फुल स्टॉप हमने ये बात बाहर निकल गई तो फिर मसला होगा। उन्होंने कहा आइंदा आप ये बिलों के ग्रामर के ऊपर एहतियात किया करें, वरना जो है ये अपोजिशन ने कम से कम स्टैंड तो लिया ना, वरना आपका जो कोलन है वो सेमी कोलन हो जाए। एग्जैक्टली। हमें शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि पूरे दुनिया में लगी हुई है आग, और हमें टिकटॉक और हरीम की पड़ी हुई है। शुक्र है यार, पूरी दुनिया का कह रहे हो, हमारे खित्ते में यार, हमारे खित्ते में दो पड़ोसी ममालिक, एक तो वो लंडे के नाटजी बैठे हुए हैं कोने में, और यहाँ पर जो अमेरिका शरीफ ने जो हरकत की है वो भी फिर आखिरकार आपको पता है। आज तेहरान में जो इनकलाब स्क्वायर है वहाँ पर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी, जो कि अल-कुद्स ब्रिगेड फोर्स के सरबराह थे, और जिनको गुज़िश्ता जुम्मे के रोज़ बगदाद एयरपोर्ट के बाहर जुम्मे को बगदाद एयरपोर्ट के सामने अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक में उनको जाँ बहक किया, और साथ ही उनके जो दूसरे साहब थे अल-मुहद्दिस, जो इराक़ी फ़ोर्स के थे, वो भी उसमें जाँ बहक हुए। और उसके बाद से जो है गुज़िश्ता कम से कम 2 दिनों में तो वर्ल्ड वॉर 3 के इतने ट्रेंड चल गए हैं। अच्छा, मैं जनाजे में थोड़ा सा वो कर रहा हूँ जी, कि कहा यह जा रहा है कि आयतुल्लाह खुमैनी के बाद तेहरान में ये सबसे बड़ा जनाजा था। अच्छा, ना सिर्फ तेहरान में बल्कि सबसे पहले बगदाद में बिल्कुल ये पढ़ा गया जनाजा, वहाँ भी सबसे बड़ा था। उसके बाद ये मैयत लाई गई अहवाज़, फिर लाई गई मशहद, फिर आज तेहरान, और अब कुम में भी होगा, और इवन अभी जो अच्छा नजफ और करबला। दूसरे ये है कि हम पिछले 3-4 दिन से ये तो कर रहे हैं कि ये कासिम सुलेमानी बहुत अहम जर्नल वगैरह ये है। अगर आप इजाज़त दें मैं 1.5 मिनट में बता दूं कि ये बड़ा जर्नल क्यों था। ठीक है। ये शुमाली इत्तेहाद आपको याद होगा अफ़गानिस्तान का, जी, अहमद शाह मसूद से इनके ताल्लुकात थे,
राब्ते थे और शुमाली इत्तेहाद को ऑर्गेनाइज करने में कासिम सुलेमानी का बड़ा हाथ था। मैं पुरानी बात अच्छा, इसका मुझे नहीं पता। हाँ, अच्छा। दूसरे फिर ये हुआ कि बेसिकली ये 4 ममालिक में हीरो समझे जाते हैं। ईरान में तो है ही, इराक़ में भी, शाम में भी और लबनान में भी। तो यमन अच्छा। अब मसला ये है कि जब शाम में सिविल वॉर शुरू हुई, आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि बशारुल असद को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। पुतिन के पास कासिम सुलेमानी गया था कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी फ़ौजें भेजें वहाँ पे, शाम में भेजें, और उसके बाद मलेशिया की हद तक जो स्ट्रेटजी डिज़ाइन की इराक़ में, शाम में, और जिसने के रिज़ल्ट भी दिए, बिल्कुल, वो कासिम सुलेमानी को उसका क्रेडिट जाता है। इसके अलावा इराक़ में जब दाइश ने कर लिया कब्ज़ा, तो उसके बाद अब उनका जो मूसिल के बाद अगला जो निशाना था वो था किरकुक जी, और उसके बाद फिर मेन लैंड कुर्दिस्तान की। कासिम सुलेमानी ने 2 घंटे के नोटिस पे कुर्दों को एयर कॉरिडोर के ज़रिए कुमक भिजवाई, जबकि अमेरिका और बरतानिया जो कि इत्तेहादी थे कुर्दों के, वो बिल्कुल साइड लाइन में खड़े हुए थे। तो कुर्द इनके शुक्रगुजार हैं। इसी तरह साउथ में नजफ़ पे कब्ज़ा होने वाला था, तो इस बंदे ने, अच्छा फिर वहाँ पे ये भी हुआ कि एक मौके पे अमरीकी तैयारे बमबारी करते थे दाइश पे, और नीचे से शिया मलेशियाज़ और ये कासिम सुलेमानी के जो दस्ते हैं ये उनको ज़मीन पे कंट्रोल करते थे। तो एक तरह का एक ज़माने में स्ट्रेटेजिक वो कोऑपरेशन भी था। तो इस बुनियाद पे इनका जो औरा बना है, ये ईरान की जो अपनी हुकूमत है उससे हट के ये औरा बना है। मसलन हो सकता है कि ईरानी हुकूमत का मुखालिफ हो, लेकिन कासिम सुलेमानी की शख्सियत उसके नज़दीक उसकी एक दूसरी अहमियत है। तो ये जो ट्रंप साहब ने मेहरबानी की, उसके बाद उसी इराक़ की पार्लियामेंट ने ये करारदाद मंजूर की कि जनाब अमेरिकी फ़ौजों की अब ज़रूरत नहीं है, दाइश का ख़ात्मा हो चुका है, लिहाजा 5000 अमेरिकी फ़ौजी जो हैं वो निकल जाएं। और उसके जवाब में जो सबसे बड़े सरपरस्त हैं इराक़ के अब तक के, अमेरिका के सदर, उन्होंने कहा कि अगर तुमने ऐसी गुस्ताखी की तो तुम पे पुत्र ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि ईरान पे लगी हुई पाबंदियां जो हैं वो पिकनिक नजर आएंगी। अच्छा, तो ये एक बड़ी चीज आई। अच्छा, ये भी है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो इराकी वजीर आजम ने बताया है सुलेमानी के बारे में, लेकिन एक वक्फा ले लेते हैं और उस पे वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं कासिम सुलेमानी के कत्ल की, कत्ल ही है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि तीसरी जंग अज़ीम का ख़तरा नहीं है, लेकिन अगर कोई दावे के साथ कह सकता है कि सर मैं आपको बताता हूँ कि क्या होने वाला है, या तो वो अफलातून है या तो वो मेरा झूठ ही बोल रहा है, क्योंकि जो भी होना है बुरा ही होगा। और मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि कितनी केओस क्रिएट हुई है इस अटैक से, कि इराक़ के जो वज़ीर आज़म है आदिल अब्दुल मेहदी, हाँ, उसने पार्लियामेंट के सामने कहा कि जिस दिन कासिम सुलेमानी पर हमला हुआ उसी दिन मैंने कासिम सुलेमानी से मिलना था। और क्योंकि जो मैसेज, जो पैगाम सऊदी अरब ने इराक के जरिए ईरान को पहुंचाना था, उसका जवाब लेकर आया था। मतलब कि किसी लेवल पर सालिसी चल रही थी। क्या अमेरिका को इसके बारे में पता था? ये तो हो ही नहीं। अमेरिका को पता होगा, ट्रंप को पता था, यानी ये सवाल करना चाहिए। ये एक अलग बात है। सऊदी अरब का जो वो आया है, उन्होंने कहा है कि यार मतलब ये खासी संगीन सूरत हाल है। अब सऊदी अरब ने बेसिकली तो ये कहा है कि हमें आप परे रखें, हमें तो बताया ही नहीं, हमें बताया नहीं गया। ब्रिटेन ने भी यही कहा है कि हमें नहीं बताया गया, किसी को नहीं बताया गया ना, ट्रंप ने शायद पता नहीं। इनफैक्ट जो लीक्स आ रहे हैं, बिकॉज़ अब तो लीक्स वाला जमाना है ना, तो उसमें पेंटागन वाले कह रहे हैं कि शायद हमने एक पूरी लिस्ट दी थी भाई को, ऑप्शंस की, कि यार देखो मिनिमल ऑप्शन ये है, ये था सबसे ज्यादा एक्सट्रीम ऑप्शन, और हम दंग रह गए कि इसने एक्सट्रीम ऑप्शन। तो मुझे इस चीज से याद आई कि आप अपने बच्चे को जब खाने की लिस्ट देते हो कि बेटा तुम बर्गर खा सकते हो, तुम कढ़ाई खा सकते हो, तुम पुलाव खा सकते हो, या तो तुम खाने में आइसक्रीम खा सकते हो, बच्चा क्या कहेगा? आइसक्रीम ही कहेगा ना। तो लिस्ट में डाले ही क्यों है? अच्छा, आमतौर पे हाँ, प्रोटोकॉल ये है कि
इस हाई प्रोफाइल लेवल की सियासी शख्सियात को और जर्नैलों को नहीं मारा जाता, टारगेट करके नहीं मारा जाता। टारगेट करके नहीं मारा जाता। अच्छा, इसकी तारीख में पता है क्या प्रेसिडेंट है? 1943 में दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिका ने एडमिरल यामामोटो पर्ल हार्बर के बाद उसका जहाज गिरा दिया था, एंड दैट वाज इन ड्यूरिंग द वॉर। ड्यूरिंग द वॉर। अच्छा, ये बात जो सबको पता है, ये अनअनाउंस प्रोटोकॉल है कि हाई प्रोफाइल जो शख्सियात है उनको सिंगल टारगेट के तौर पे नहीं आप हिट कर सकते, खास तौर पे स्टेट एक्टर्स। ये इसराइल तक को पता है। रॉन बर्गमैन की किताब है राइज एंड किल फर्स्ट, उसमें एक वाक़या दिया है कि बैरूत में मुसाद ने एक कार बम तैयार किया जो हिजबुल्लाह का जो मोस्ट वांटेड था उनके नज़दीक, इमाद मुगनिया, उसे मारना था उन्होंने। अब वो इमाद मुगनिया खड़ा हुआ है, कार वो मौजूद है जिसे फटना है। अचानक से कासिम सुलेमानी जो हैं वो तस्वीर में दाखिल होते हैं। ऑपरेशन को कॉल ऑफ करना पड़ गया, ये क्योंकि उनको पता था कि अंजाम क्या होगा। हाँ, अच्छा, अंजाम क्या होगा? शाह महमूद कुरैशी साहब ने काफ़ी कंसाइज तरीके में उनसे पूछा भी गया था, ज़ाहिर है पाकिस्तान का भी इसमें कुछ आज अच्छी तकरीर की अच्छी तकरीर की है, तो उसकी कुछ झलकियां हैं। हुकूमत पाकिस्तान को इसमें बेहद तशवीश है। हम समझते हैं कि इसके असरात अफगानिस्तान पर भी हो सकते हैं, मनफी असरात हो सकते हैं, और अफगानिस्तान में जो हमारा पीस प्रोसेस है, रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस है, जिसमें पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है, वो मुतासिर हो सकता है। यमन की सूरत हाल आपसे पोशीदा नहीं है। वहां जो हूतीज हैं वो इसकी आड़ में सऊदी अरब, जो आपका एक हलीफ भी है, दोस्त मुल्क है, उस पर मजीद हमले कर सकते हैं जो पहले हुए हैं। हिजबुल्लाह रॉकेट पहले भी इस्तेमाल करते रहे और इजराइल को निशाना बना सकते हैं, ये हमारी तशवीश है, और उसका जो खित्ते पर असर होगा उसका भी अंदाजा आप मुझसे बेहतर लगा सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट मिस्टर चेयरमैन, दिस कैन लीड टू assassinations, high profile assassinations in the region of US personnel in the region, और उसकी implications क्या होंगी? I do not have to dilate any further on that. अगर हम 2006 से लेकर 19 का रिकॉर्ड का मुताला करें तो this was the most peaceful year vis-a-vis terrorism. It was controlled. It was controlled. खदशा ये है कि अब उसके उस जिन को जो बोतल में बंद किया गया था उस फिर सर निकालने की कोशिश कर सकता है। ये और बिल्कुल 100% सही कहा है। अफगानिस्तान के हवाले से भी सही कहा है, इराक में भी जो होगा और शाम में भी जो होगा और लेबनान में भी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक और बात इन्होंने ऐड की जो इस टेप में नहीं थी, कि एक तरफ हमारा पड़ोसी है जिससे हमारे तारीखी ताल्लुकात हैं यानी ईरान, दूसरी तरफ वो रियासतें हैं जहां 40 लाख हमारे वर्कर्स काम करते हैं। ये भी कहा, ये तो एक बार फिर हम एक रस्सी पर चल रहे हैं, एक तरफ मगरमच्छ और एक तरफ लावा और बीच में कोई जाली नहीं। वो 72 साल से नाजुक मोड़ है, हम वही। हाँ, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा ही नाजुक है। हाँ, मतलब रस्से की भी वो कार्टून में नहीं होता कि टिंग टिंग करके वो रस्सी टूटना शुरू हो जाता है। अच्छा, और पाकिस्तान में इस वक्त इतना सेंसिटिव है कि जो ISPR के DG हैं आसिफ गफूर, उन तक को ये वजाहत करनी पड़ी है कि अभी 3 दिन पहले अमेरिका ने जो हमारी फौजी तरबियती बहाली का जो प्रोग्राम बहाल किया है उसका इसके साथ कोई गाज नहीं है ये कि आप हमारे उस पर आ जाएं। अच्छा, ये बिल्कुल अफोर्ड भी नहीं कर सकता। और देखिए नहीं, दूसरी बात है कि लेकिन पाकिस्तान ना भी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं, ये भी तो देखिए, ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं। ये तो यहाँ पर देखो, ये जितने भी लोग बात कर रहे हैं ना, और हम समेत कि पाकिस्तान का इसमें पोस्टर क्या है, वो अज्यूम कर रहे हैं कि बाकायदा एक जंग हो। मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा जंगें चल रही है ना, वो मजीद शिद्दत प्रॉक्सीज पे ही रहेगा। देखें, ईरान और कासिम सुलेमानी, लेकिन मुझे खदशा है, होना भी चाहिए, खदशा ये है कि वो प्रॉक्सीज होंगी, पाकिस्तान
90s की तरह यहाँ फिर ये प्रॉक्सी का मैदान बनेगा और उसके लिए कोई आपको इजाजत नहीं देता, दफ्तर खारजा में एप्लीकेशन नहीं देता सर आप माइंड ना करें तो हम प्रॉक्सी वॉर कर लें आपके यहाँ? नहीं, ऐसा नहीं होता, आ सकता है, एनओसी की जरूरत नहीं। इवन कल जो यहाँ पे कराची में मुजाहरा भी हुआ है यूएस काउंसलेट के सामने, जो बंद किया गया, वहाँ पर भी ज़रा जज्बाती हो गए थे मुजाहिरीन, लेकिन फिर उन्हें कंट्रोल किया गया, तो असर तो होगा। तो पूरे खित्ते को कौन कंट्रोल करेगा ना, ये एक सवाल है। अच्छा, यूएस में भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेजेडी है कि कोई कंट्रोल नहीं करेगा। यही तो है, खदशा यही है कि क्या खदशा क्या है किसी को नहीं पता। लेकिन पता है मसला है कि जले वो नहीं जलेंगे। अमेरिकनों को तो कुछ नहीं हो रहा, अमेरिकनों के साथ ज्यादा क्या होगा, मटेरियल तो नहीं, उनके मतलब 10-12 लोग मरेंगे। CNN और फॉक्स न्यूज पे सपोर्ट आवर ट्रूप्स वाले चलेंगे, वो अगर जंग भी हुई वो आएंगे 20-30 लाख लोगों को मार डालेंगे और फिर सोने पे सुहागा 10 साल बाद उसी खत्ते में वापस आके एक फिल्म बनाएंगे कि यार आप लोगों को अपने बड़ा मारा, हमें बड़ी उदास हुए यार आपको मार के। ये उनका यही रिकॉर्ड है। और अमेरिका की आप स्क्रिप्ट देखो तो वही स्क्रिप्ट चल रही है जो 2003 में चल रही थी इराक के जंग के अभी पहले। इस तरह से रशिया, चाइना और इवन यूरोपियन यूनियन टू एन एक्सटेंट जिस तरह से रिएक्ट करेंगे वो भी बड़ा मैटर करता है। बहरहाल ये मौजू तो मेरे ख्याल चलता ही रहेगा। बहरहाल जो भी हो, हम बतौर रॉ मटेरियल हाजिर हैं। Well, I hope not, यार। यानी इस पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, इस पूरे खित्ते के। हाँ, वो तो रॉ मटेरियल 100%। वक्फा ले लें। Attacked by girls who wear masks. I don't know. I've been bleeding. I am not even in a condition to talk. I've been brutally beaten up. I was there. 6:50 कुछ हो रहे थे और बहुत तेज की आवाज सुनाई देने लगी, हॉस्टल से आ रही थी। तो मैं रूम से बाहर निकली, थोड़ा सा आगे बढ़ी थी दरवाजे की तरफ कि अंदर से लड़कियां बाहर की तरफ से भाग के अंदर आ रही थी और आवाज से पता चल रहा था कि बहुत सारे लोगों, मतलब 1-2 लोगों का नहीं तो बहुत सारे लोगों की आवाज थी, कुछ तोड़ फोड़ हो रही है। तो मैंने उसी समय बोला कि सब लड़कियां अपना अंदर दरवाजा बंद कर लें। 15 मिनट बाद जब लगा कि थोड़ा कम आवाज आ रही है तो हम बाहर की तरफ आए। ये गेट है हमारे साबरमती का, हम यहाँ आए थे, बगल में जो गेट है हम यहीं आए थे। और आने के बाद मैं देखी कि उधर से बहुत सारे लोग मास्क पहने हुए, शॉवल लिए थे हाथ में, पत्थर पता नहीं क्या क्या लिए हुए थे, आ रहे थे। और मेरे पास उसका वीडियो है और मैं जब यहाँ खड़े होकर वीडियो बना रही थी उसमें से एक ने इतना बड़ा पत्थर मेरे बाजू पर फेंका। This is Swara Bhaskar and I'm this is a really urgent SOS sort of appeal. There is, even as we speak right now, a terror attack on JNU by goons who are allegedly ABVP and RSS-backed goons. They have covered their faces and there are videos everywhere that show that they are on a rampage inside hostels. They have attacked teachers, they are attacking students, they are vandalizing the hostels. The JNUSU president, Oishe, has been injured very seriously. Professor Sucharita Sen has also been injured very, very seriously. She's currently in hospital. They're now attacking teachers' houses also. Obviously, this is very personal for me because my parents live on campus. This is an appeal to anyone who's in Delhi. This is an appeal that I'm forwarding from JNU students who are calling me that please go to the north gate, to the main gate of JNU in as large numbers as you can. There is media presence there, there is Delhi police presence there, but Delhi police is not going inside campus. They're not controlling the situation. Please, as citizens, collect in large numbers in front of the main gate and please pressurize the police to act. I mean to stop this rampage. Openly प्रेस के सामने ये कह रहे हैं ना, यही कह रहे हैं ना कि आप दिल्ली पुलिस यहाँ पे बिना किसी ऑर्डर्स के खड़ी है और हमें कुछ भी करना हो तो हमें कोर्ट जाना हो। हम अपने आप से कुछ भी कह रहे हैं। आपने ऑर्डर दिखाया? नहीं दिखाया ना, नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, नहीं है ना, इसीलिए नहीं दिखाएंगे।
नहीं दिखाएंगे आप, जहाँ जरूरत होगी, जरूरत हमें है, कैंपस हमारा है, कैंपस हमारा है, यू आर अ पब्लिक ऑफिसर, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, रिमेम्बर दैट यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, यू आर सपोज्ड टू सर्व द पब्लिक, यू हैव टू सर्व द पब्लिक, इट्स योर ड्यूटी, सो डू नॉट डू अ डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी। ये मनाजिर थे भारत की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, जहां कल ABVP जो कि जैसे बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी और RSS के जो स्टूडेंट ग्रुप है, अखिल भारतीय वृत्ताज्ञा परिषद के जो लोग थे, जो स्टूडेंट यूनियन है BJP की, वो घुसे नकाब पोश और उन्होंने बुरी तरीके से JNU में हंगामा आराई की, पीटा स्टूडेंट्स को। वजह ये थी कि वहाँ जो है एक राइट्स एक्टिविस्ट थे, वो वहाँ उस वक्त सिर्फ अखिल भारतीय विद्या परिषद के लोग नहीं थे, और भी थे, VHP के लोग भी थे, RSS के भी लोग थे, और वो जो नारे लगा रहे थे उनसे अंदाजा हो रहा था मुगलों की औलाद को वापस भेजो, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, और ये जो है टुकड़े गैंग, वो था भारत माता की जय, तो ठीक है, वंदे मातरम, वो सब ठीक है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि पुलिस गेट के बाहर थी, गेट के बाहर भी हॉस्टाइल मजमा जमा था, वो वहाँ नारे लगा रहे थे ये लोग गद्दार हैं, एंटी नेशनल हैं, और पुलिस जो है अंदर नहीं दाखिल हो रही थी कि हॉस्टलों में जो वैंडलिज्म हो रहा है उसको रोकने। 1 घंटे बाद कम से कम जो है वो पुलिस ने एंट्री दी, इसीलिए आपने देखा कि आखिर में खातून जो हैं उनको बहुत कर रही थी। अच्छा, मज़े की बात है, जो बाहर था मजमा, वो एम्बुलेंस को अंदर नहीं आने दे रहा था, और मीडिया को भी निशाना बनाया जा रहा था। पुलिस जो है ना, दिल्ली पुलिस, वो मेरे ख्याल है कि फैज़ साहब से काफ़ी मुतासिर है, क्योंकि उनका एक ही जुमला था वहाँ पे कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी पीटेंगे, हम देखेंगे और पिटते हुए देखेंगे। हाँ, पिटते हुए देखेंगे। अच्छा, सहाफ़ियों ने वहाँ खासी इस पे एहतजाज भी किया है। स्टैनली जॉनी है, फॉरेन एडिटर हैं द हिंदू के, और वो जो वहाँ का डॉन जिसे कहा जाता है, तो उन्होंने कहा कि कल जो कुछ हुआ वहाँ पर JNU में, उसने जो हिटलर के ज़माने में जो नाज़ी रेड्स थी वो उसकी याद ताज़ा कर दी है, और ये जनरल डायर की नाक के नीचे हुआ है, और उन्होंने कहा कि कम टू टर्म्स विद दिस इज़ मोदीज़ इंडिया। यानी ये अच्छा, एक अच्छी बात इसमें यह है कि पिछले कम से कम 1.5 दिनों में मैंने, क्योंकि ज़ाहिर है कि जितने भी भारतीय सहाफ़ी हैं और पब्लिकेशन से बंदा फॉलो करता है, अभी तक मैंने ये नहीं सुना कि क्या हम पाकिस्तान बनना चाह रहे हैं। अब डायरेक्ट वो पहुंच गए हैं अपनी औकात पर, जो है नाटसी जर्मनी। लेकिन नाटसीज की भी ये थोड़ी सी इंसल्ट है, क्योंकि ये तो मतलब 2 नंबर के नाटसी है ना यार, ये चाइना कॉपी है, उसका चाइना कॉपी भी बेहतर होती है। इंटरेस्टिंग बात इसमें ये भी है कि ये अब ना क्लियरली लग रहा है कि मोदी सरकार ने भी थोड़ी सी ना मिसकैलकुलेशन कर दी। नहीं, आपको नहीं लगा? नहीं, क्यों? अकॉर्डिंग टू प्लान चल बहुत प्यारा चल रहे हैं। देखें, मसला ये है कि पहले बनाई जाती है फ़ज़ा, और उसके बाद ये चीज़ें हो जाती है जायज़, और इनके साथ दलाइल भी आ जाते हैं। मसलन आपको याद होगा कि 2016 में इसी JNU के जो स्टूडेंट्स थे उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमे बने। जी हाँ, गेम तो चल रही थी। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है, बाकी लोग जो हैं वो चुप रहे। फिर जाहिर है कि एंटी नेशनल का नारा नेशनल नारा है इस वक्त, बिल्कुल, तो उससे एक फ़ज़ा बनी हुई है। फिर ये जो JNU के लड़के लड़कियां हैं, इनके लिए एक टर्म आई अर्बन माओइस्ट, अर्बन नक्सल, अर्बन माओइस्ट। ये इसका मतलब है कि अब मैं जाके इन देशद्रोहियों को अगर मारूं तो मैं हक पे हूं, बिल्कुल, और ये हक पे, और वन कैन गेट अवे विद दिस। वही पहले फ़ज़ा बनाई जाती है, पहले फ़ज़ा बनाई जाती है, उसके बाद उस लिहाज से ऐसा नहीं है कि वो कोई चलो मैडनेस है या कैलकुलेशन। वक्फा ले लेते हैं यहाँ पर और फिर बात करते हैं इसी मुद्दे के ऊपर। वेलकम बैक जी। बात हो रही है भारत की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पर जो RSS के हुंडों का हमला हुआ है, और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जाहिर है कि स्याह को सफ़ेद दिखाने की जो स्किल है, महारत बहुत हासिल है BJP को। तो उनके जो हैं तजिंदर बग्गा साहब, जो तर्जुमान हैं दिल्ली यूनिट के,
वो अपनी धड़ाधड़ अपनी ट्विटर अकाउंट और तमाम सोशल मीडियाज पर पोस्ट कर रहे हैं कि जी ये देखें, ये जो नारे बुलंद किए जा रहे हैं इसमें ये कह रहे हैं हिंदुओं से आज़ादी लेंगे। तो इसकी भी 1000 फैक्ट चेकिंग हुई है, लेकिन उससे ज़ाहिर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, जहाँ तक ये ABVP वाले हैं और RSS जो पूरा संघ परिवार के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो उल्टा विक्टिम को अग्रेसर बना रहे हैं कि सर ये तो सारे कम्युनिस्ट और वो अर्बन माओइस्ट, अर्बन नक्सल कर रहे हैं, जख्मियों ने खुद को पीटा है। अच्छा और कैसे कर रहे हैं, लेकिन ये भी चीज़ एक्सपोज होती जा रही है क्योंकि स्क्रोल मैगजीन है एक इंडिया की, तो वहाँ पर उन्होंने पेनिट्रेट किया उन व्हाट्सएप ग्रुप्स को जहाँ पर ये पूरी प्लानिंग चल रही थी। वहाँ पर कैसी बातें हो रही हैं कि जी आप इनको सिर्फ इनको मारा ही जा सकता है और कोई इनकी ट्रीटमेंट नहीं है। वो चलता गया, लेकिन फिर लिंक पब्लिक हो गया, ठीक है, और उसमें ना लेफ्ट वाले स्टूडेंट भी आ गए, तो जो तमाम राइट विंग एक्टिविस्ट थे वो उसमें एग्जिट हो गए और फिर बतौर सबूत कहा कि जी देखें इसमें तो सिर्फ लेफ्टिस्ट हैं, यही सारा फड्डा। और उससे लिंक कम से कम स्क्रॉल ने ये एस्टेब्लिश किया कि बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत हुआ है और पीछे इसके बीजेपी और RSS। और मजे की बात है और पुलिस यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी हाईजैक हो गई है। JNU की यूनिवर्सिटी इंतजामिया कह रही है कि ये गड़बड़ उन्होंने की है जो अभी फीसों में इजाफे के मुजाहरे कर रहे थे, यानी लेफ्ट के लोग। जी, बिकॉज अगर लेफ्ट के लोगों को खुद ही पीट लिया। पता नहीं यार, ये अजीब पागल लोग हैं, ये इत्तेहाद नहीं है लेफ्ट। अच्छा मुझे अच्छा एक आखिरी बात, ये जो जिस हॉस्टल में सबसे ज्यादा तोड़फोड़ हुई है ना, अच्छा यूनिवर्सिटी की इंतजामिया तो अपनी जगह, जो वार्डन है उस हॉस्टल के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं। अच्छा, जहाँ तक इसका ताल्लुक है इंस्टाग्राम वगैरह का तो या ट्वीट का, तो उसमें जो हॉलीवुड के बुड्ढे हैं, बॉलीवुड के, वो तो उन्होंने धनिया पी लिया है ना, धनिया का जूस पी लिया है। और जो यंगस्टर्स हैं, जैसे स्वरा भास्कर की वीडियो अभी आपने देखी, शबाना आजमी, सोनम कपूर, दिया मिर्जा, ज़ीशान अयूब, तापसी पन्नू, हंसल मेहता वगैरह, ये लगे हुए हैं। इनमें सबसे जो अच्छा मुझे इंस्टाग्राम लगा वो आलिया भट्ट का लगा। वो कह रही हैं कि JNU के बैकग्राउंड में कि जब तलबा, असातिज़ा और पुरअमन शहरी मुसलसल जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनने लगे तो फिर ख़ुद को ये धोखा नहीं देना चाहिए कि सब अच्छा चल रहा है। हमें सच्चाई की आंखों में आंखें डाल के इतराफ़ करना चाहिए कि हम अपने ही घर में अपनी बका के लिए की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये ट्विंकल खन्ना ने जो कि उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा कि जी ये जो इस हमारे मुल्क में लगता है कि जो गाय है उसकी ज़्यादा अहमियत है लोगों की जान की, लोगों की ज़िंदगियों से, और उन्होंने कहा जो कुछ अब हो रहा है उससे मज़ीद प्रोटेस्ट बढ़ेंगे, मज़ीद आवाज़ें उठेंगी, तो ये हमें देखना होगा। लेकिन सबसे मज़े का जो एक कुणाल कामरा है, वहाँ के एक लीडिंग कॉमेडियन हैं, उन्होंने ट्विटर पे डाला कि भारत जो है वो जमहूरियत का पैरोडी अकाउंट है। तो वो ऐसी किलर लाइन है, वो अक्सर खैर तनकीद भी करते रहते हैं, लेकिन जिस तरह का जमहूरी रवैया भारत की ये हुकूमत दिखा रही है, मेरे ख्याल में अब कुछ अरसे बाद भारत के लोग कहेंगे यार जमहूरियत से माफ़ी रखो हमें। मतलब शायद लाइन यही है। हाँ, मेरे ख्याल बिपिन रावत तो नहीं है सारी चीज़ों के पीछे कि यार मैं ही आ जाऊँ। अच्छा हम इसलिए चौड़े हो गई बात कर रहे हैं कि हम तो इस दौर से गुजरते ही रहे, चौड़े हो सकते हैं, हमें हक है चौड़े होने का। मैं बताता हूँ क्यों। हम देखें यार, माना एंड गिल्टी एज चार्ज्ड। हमारा मतलब कौमी मसला ये है कि हमारी जो खामियां होती हैं ना उनको हम बहुत बढ़ा चढ़ा के देखते हैं और माना के बहुत खामियां हैं। हमारी जो अच्छाइयां होती हैं ना वो हम नजरअंदाज। लेकिन फाशिज्म क्या होता है इसमें हमें अभी हमें भारत के शागिर्द कोई आइडिया की जरूरत है। अब मैं ऐसा जिक्र करना चाह रहा हूँ जो ननकाना साहब में ओवर द वीकेंड पिछले दिनों में ना एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ था कि वहाँ पर एक गुरुद्वारे की तरफ जाने की कोशिश की और वहाँ पर कुछ मतलब ये हेट स्पीच भी हुई। हाँ, तो उस वक्त और मैंने सोशल मीडिया सारा देखा था, 99% लोग इसकी मजम्मत कर रहे थे कि यार बुज़दार जागो, क्या हो रहा है, पुलिस कहाँ है। हाँ, अच्छी बात क्या है कि मैं देख रहा था जो फोकल पर्सन है बुज़दार साहब के ऑन डिजिटल मीडिया, मशवानी अजहर। हाँ, तो उनकी मैं ट्वीट्स देख रहा था कि एक तो पहले ये जो इमरान नाम का शख्स है जिसने ये सारा फड्डा क्रिएट किया, और ये बिल्कुल एक छोटा सा मसला था जिसको फिर एक मजहबी रंग देने की कोशिश की। पहले तो उसका माफीनामा आया कि सर जी अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो सी भाई को माफ कर लो, लेकिन नहीं माफ किया गया। और फिर उसकी जो दूसरी तस्वीर पोस्ट होती है वो सलाखों के पीछे है और इस पर एंटी टेररिज्म
का केस लगा है, बल्कि वजीर आजम इमरान खान ने भी इस पे बयान दिया है कि जो भी हुआ है काबिल मजम्मत है और ये मेरी नजरिए के खिलाफ है। मुझे इसी बात की खुशी है, खुशी मैं क्या कहूँ, लेकिन कम से कम हम उस चीज से निकल चुके हैं जिस चीज में अब इंडिया जा रहा है। कोशिश तो कर रहे हैं, वहां पर सर इसको एमपी बना देते वो, इलेक्ट करके एमपी बना देते। लेकिन अफसोसनाक वाकया कि पेशावर में एक सिख नौजवान का जो है वो कत्ल हुआ है, वजूहात क्या हैं ये जानने की हमें मतलब कोशिश कर रहे हैं, पुलिस भी जो है तहकीकात कर रही है, लेकिन ऐसे मौके पे ये बिल्कुल बिल्कुल नथिंग इज परफेक्ट, लेकिन कम से कम कोशिश है। फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।